हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो यहाँ पर मैं लाया हूँ टॉप 100 एमसीक्यू इकोनॉमिक्स के लिए, चाहे आप इंटीग्रेटेड का एग्जाम दे रहे हो या फिर ऑनर्स के लिए। तो यहाँ पर ये टॉप 100 क्वेश्चन होंगे। प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, वो भी आप देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपने देखा नहीं अब तक। तो ये होंगे आपको अब टॉप 100 क्वेश्चन जो आपका सिलेबस है 11th और 12th का। तो पहले जो टॉप 50 क्वेश्चन है वो आपके 11th क्लास के सिलेबस से हैं, और जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है वो आपके 12th क्लास के सिलेबस से हैं। तो ये टॉप 100 क्वेश्चन होंगे। तो एक यहाँ पर जो बायोकेमिस्ट्री, जैसा कि कल स्टूडेंट्स को पेपर, उसका वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा। जो स्टूडेंट बायोकेमिस्ट्री का है वो मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं उसको वहीं पर जो उनके कुछ टॉप क्वेश्चन हैं वो मैं उनको प्रोवाइड कर दूँगा। तो बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको जल्दी ही मिल जाएंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन वगैरह या कुछ और सब्जेक्ट, उनके मैं कोशिश करूँगा ताकि मैं जल्दी प्रोवाइड कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ये जो है इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ये किसने कहा था? हु सेड दिस? तो ये मार्शल ने कहा था। आंसर है इसका मार्शल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2, ही इज़ नोन एज फादर ऑफ स्टेटिस्टिक। ये आपके यहाँ पर 11th क्लास के पहले यूनिट से ये क्वेश्चन लिए गए। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ स्टेटिस्टिक? तो इसका जो आंसर है बुडिंगटन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। स्टेटिस्टिक क्या है? प्रेजेंटेशन है इसका राइट आंसर। एंड हु गिव द कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी? मार्शल ने दिया था ये भी। कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी जो है मार्शल ने दिया था। कंज्यूमर्स बिहेवियर इज स्टडीड इन, तो ये किस में पढ़ा जाता है? कंज्यूमर्स बिहेवियर माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ गोसिन? तो गोसिन का फर्स्ट लॉ कौन सा है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर है लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी? तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन यहाँ पर क्वांटिटी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनता है। तो आप यहाँ पर ये टॉप 100 जो क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें और अच्छे तरीके से समझें। इनमें से ज़रूर क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इस साल जो कट ऑफ है वो कैसे होगा और किस तरीके से होगा, क्योंकि बाकी ईयर से ये वाला कट ऑफ थोड़ा हाई रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन टोटल यूटिलिटी बिकेम्स मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इज़? जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? तो तब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। Who basically promoted the concept of law of इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है वो किसने प्रपोन किया था पहले कॉन्सेप्ट इसका? रिकार्डो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इन डिफरेंस करो इज, इन डिफरेंस, ये मुझे थोड़ा चेंज हो, ये इन डिफरेंस है, इन डिफरेंस अगठा है, करो इज तो कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट इन ए गुड्स इज कॉल्ड इट्स, तो द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, तो उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। ये इसकी डिफिनेशन भी है यूटिलिटी की, एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट इन अ गुड। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू, तो जो यूटिलिटी है यूजफुलनेस, मोरल यहाँ पर, और सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ये सभी इसके ऑप्शन बनते हैं। तो तभी मैंने यहाँ पर सभी दिए हैं। तो ऐसे जब क्वेश्चन बनते हैं तो यूटिलिटी किसके रिलेटेड है? यूजफुलनेस सिर्फ वर्ड होता, बाकी आपको कुछ और होंगे। तो इसीलिए मैंने ऑप्शन आपको तीनों दिए। अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, बाकी साथ में कुछ अलग होंगे, तो आप ताकि ईजिली पता चल जाए आपको कि यूटिलिटी किसके रिलेटेड है। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाई, यहाँ पर मनी, जो ऑप्शन यहाँ पर है इसमें मनी आएगा। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड, जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को जो लॉ है उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। डिमांड करो जनरली स्लोप, जो डिमांड करो है उसकी स्लोप क्या होती है? डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इन क्वेश्चन नंबर 16, गुड्स विच कैन अल्टरनेटली बी यूज्ड आर कॉल्ड, तो जब हम किसी चीज़ का अल्टरनेट यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ का, तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अभी चाय पीनी थी, चाय नहीं है, तो आप उसके बदले कॉफ़ी पियोगे, तो कॉफ़ी जो है आपने मतलब चाय के बदले यूज़ किया, गुड्स के बदले दूसरी गुड्स यूज़ की, तो हम उसको सब्स्टिट्यूट कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड इज ए, तो वो लॉ ऑफ डिमांड को हम क्या कहते हैं? इन सब में से क्वांटिटी नहीं कहते, क्वालिटी स्टेटमेंट कहते हैं, जो ऑप्शन यहाँ पर ए है। एंड अभी वही मेरी जो मैंने अभी एग्जांपल दी, व्हेन विद राइज इन कॉफ़ी प्राइस द डिमांड ऑफ टी राइजेज। अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा कॉफ़ी पी रहा है, उसकी प्राइस जो है बढ़ जाएगी, तो लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट आइटम चूज़ करेंगे टी, तो टी जो है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी।
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज तो ये क्या है, क्वांटिटी स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर भी मैंने पूरे ऑप्शन दिए, नेचर ऑफ गुड्स, प्राइस लेवल, इनकम लेवल, तो सब आते हैं, ऑल ऑफ दीज आते हैं। तो आपको यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, तो इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो अफेक्ट करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेचर ऑफ गुड्स होगा आपको, बाकी कोई और ऑप्शन होंगे तो इसका राइट आंसर आपको नेचर ऑफ गुड्स बनेगा, या प्राइस लेवल होगा आपको ऑप्शन में, बाकी कोई और हुए तो आपको प्राइस लेवल बनेगा। अगर आपका इनकम लेवल होगा ऑप्शन में, बाकी यहाँ पर बाकी कोई और होंगे इनके अलावा, तो आपका इनकम लेवल बनेगा। तो इसलिए मैंने तीनों ऑप्शन इसमें दिए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स, तो हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मतलब कैसे क्या कहते हैं, तो इनमें से तो चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो जब हम चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, तो हम इसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब हमारी डिमांड जो है वो प्राइस की वजह से चेंज होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और लग्जरी गुड्स द डिमांड इज़ हाईली इलास्टिक, तो आपने इलास्टिक इन इलास्टिक वगैरह पढ़ा होगा, तो लग्जरी गुड्स के लिए जो डिमांड होती है वो हाईली इलास्टिक होती है। इन प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ, तो प्रोडक्शन फंक्शन में प्रोडक्शन किसका फंक्शन है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो इसका आंसर बनता है वो बनता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, तो इनमें से कौन सा यह है जो एक्सप्लेन करता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू, तो जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है उसको हम किसके साथ रिलेट करते हैं, लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल। क्वेश्चन नंबर 26, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू, तो ये शॉर्ट रन के साथ रिलेट होता है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इन एक्टिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर, जो एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो लेबर है। द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, तो अल्टरनेट नेम क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, हम उसको कहते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, जो हमारी एवरेज कास्ट है वो किसके बराबर है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन दिए हैं, तो मगर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है एवरेज कास्ट जो है वो बराबर है एवरेज फैक्टर कास्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कास्ट। क्वेश्चन नंबर 30, द शेप ऑफ एवरेज कास्ट करो इज, एवरेज कास्ट करो की शेप क्या है, यू शेप्ड। क्वेश्चन नंबर 31, इन विच मार्केट एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, तो एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर किस मार्केट में होता है, ऑप्शन डी परफेक्ट कंपटीशन को। जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो बराबर होता है मार्जिनल रेवेन्यू के। द बेसिक कंडीशन ऑफ ए फर्म्स इक्विलिब्रियम इज, तो बेसिक जो कंडीशन है जो फर्म्स की इक्विलिब्रियम के लिए वो है मार्जिनल कॉस्ट जब होगी इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 33, फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज, फिक्स्ड कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री कॉस्ट। सप्लीमेंट्री कॉस्ट को हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं और फिक्स्ड कॉस्ट को हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट कहते हैं। क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, इनमें से कौन सा फीचर है परफेक्ट कंपटीशन का। तो यहाँ पर भी मैंने सभी ऑप्शन इसीलिए लाए हैं ताकि अगर आपको यहाँ पर कोई एक ऑप्शन आपके आंसर में हो आपको एग्जाम में, बाकी ना हो, तो आपको पता चले यही इसका परफेक्ट कंपटीशन का फीचर है। तो इनमें से जो फीचर बनते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स भी है, होमोजीनियस यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट भी है, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट भी है। तो इसका ऑल ऑफ द इबो राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन इज द फीचर ऑफ मोनोपोली, तो यहाँ पर भी मैंने सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर रखे ताकि आपको अगर एग्जाम में कोई भी ऑप्शन एक यहाँ पर दिया जाए बाकी ना हो तो आपका वही आंसर बनेगा। सिंगल सेलर एंड मेनी बायर्स, लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ न्यू फॉर्म एंट्री, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर बनता है। विच वन ऑफ द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर क्या है, तो यहाँ पर भी मैंने सभी ऑप्शन लाए हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, सेलिंग कॉस्ट, इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, तो सभी बनते हैं यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज फाउंड इन विच मार्केट, तो प्राइस जो डिस्क्राइम है वो किस मार्केट में होता है, मोनोपोली में होता है। मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली वन बायर इज, तो कौन सा मार्केट है जिसमें सिर्फ एक बायर होता है, वन बायर, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है मोनोप्सोनी। मोनोप्सोनी जो है इसका राइट आंसर। द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज गिवन बाय, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी चैम्बरलिन। चैम्बरलिन ने दिया है कॉन्सेप्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। इन विच मार्केट इज एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, जो एवरेज रेवेन्यू है वो बराबर होता है मार्जिनल रेवेन्यू में, तो वो होता है मार्केट हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट।
प्राइस इज डिटरमाइंड बाई डिमांड एंड सप्लाई। हूज स्टेटमेंट इज दिस, ये किसने स्टेटमेंट दी थी? ये प्राइस जो है वो डिटरमाइन करता है डिमांड और सप्लाई। तो मार्शल ने दी थी ये भी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर। तो एक प्राइस जो है एक कमोडिटी की डिटरमाइन होती है वो कब होती है? जब हमारा डिमांड इक्वल हो सप्लाई के, डिमांड इक्वल सप्लाई, तब जाकर हमारी प्राइस कमोडिटी की प्राइस बनती है किसी कमोडिटी की। क्वेश्चन 43, हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एलिमेंट इन प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस। तो प्राइस डिटर्मिनेशन में द टाइम एलिमेंट किसने दिया था? वो भी मार्शल ने दिया था। द प्राइस ऑफ ए गुड इज डिटरमाइंड बाई बोथ डिमांड एंड सप्लाई। जो प्राइस ऑफ गुड है वो डिटरमाइन होती है बोथ डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का भी इंटरफेयर होता है जो प्राइस है किसी भी चीज़ का उसमें। तो जब डिमांड और सप्लाई हमारे पास इक्वल होगी कि इन चीज़ों में जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो प्लस टैक्स जो है उसमें वो भी ऐड हो जाता है, तो तभी जाकर प्राइस बढ़ जाती है या कम होती है। मार्केट प्राइस इज एसोसिएटेड विद किसके साथ एसोसिएट होती है? वो प्राइस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड। इन क्वेश्चन नंबर 46 जो है माइक्रोज विच मीन स्मॉल बिलोंग्स टू। माइक्रोज जो है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है? वो है ग्रीक वर्ड, जो है ग्रीक वर्ड से यहाँ पर माइक्रो आया है जिसका मतलब हमें स्मॉल है। विच इज़ ए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकानमी। तो यहाँ पर भी मैंने ऑल ऑफ दीज वाले ऑप्शन लाए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेंट्रल प्रॉब्लम है ऑफ इकानमी वो इन तीनों चीज़ों की वजह से होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 48, द स्लोप ऑफ ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो फॉल्स। तो जब स्लोप है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो का फॉल कैसे होता है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है? लैंड भी है, लेबर भी है, कैपिटल भी है। ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर बनता है। हु सेड इकोनॉमिक इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर स्टार्ट होंगे 12th क्लास से जो ऑब्जेक्टिव है वो। पहले आपने अभी टॉप 50 देखे 11th क्लास के सिलेबस से। क्वेश्चन नंबर 51, स्टडी ऑफ एग्रीगेट इज नोन एज। तो हम उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट पढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय J.M. कीन्स। जो J.M. कीन्स ने कौन सी बुक लिखी है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, यही बुक लिखी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो व्हेन वाज द फेमस बुक ऑफ प्रोफेसर कीन्स पब्लिश्ड। अब यहाँ पर देखो जो फेमस बुक है वो कौन सी है? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और ये पब्लिश कब हुई है? 1936 में। ग्रेट डिप्रेशन कब आया था? 1929 और 1930 में। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं हम? वो भी J.M. कीन्स को कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो इनमें से मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में? तो पब्लिक वेलफेयर जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव है, कैरिंग आउट वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, पब्लिक वेलफेयर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, व्हेन वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDS सेट अप एज एन एडजंक्ट टू द प्लानिंग कमीशन। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो कब सेटअप हुआ था? वो हुआ था 1952। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूटेड -% टू द GDP इन 1990 to 91। तो 1990 या 91 में जो GDP एग्रीकल्चर है उसका सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता था टोटल GDP में? तो वो था 34.9%। तो अब यहाँ पर मुझे आप ये बताएं 2019-20 में एग्रीकल्चर सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है GDP में? आपको यहाँ पर कमेंट करके इसका आंसर बताना है। इन विच ईयर डिड इंडिया अडॉप्ट द इकोनॉमिक्स रिफॉर्म। इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म कब अडॉप्ट किए थे? वो है ऑप्शन ए 1991। एंड नेक्स्ट हमारा है वाई देयर वॉज अ नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी इंडिया को, जो 1991 में इन्होंने यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म अडॉप्ट किया? तो इसका जो आंसर बनता है ऑल ऑफ द वो बनता है। फिजिकल डिफिसिट भी था, एडवर्स BOP, राइज इन प्राइसेस, इसकी वजह से इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म अडॉप्ट किया। मेन फीचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की जो मेन फीचर है वो क्या है? आपको सिर्फ याद रखना है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। LPG बनता है इसका राइट आंसर। हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ WTO। तो WTO की टोटल कितनी कंट्रीज मेंबर हैं? तो अगर आप गूगल पर सर्च करोगे आपको 150 समथिंग कुछ आएगा, क्योंकि अभी तक वहाँ पर अपडेट नहीं हुआ। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 164।
आपको कमेंट करके एक और क्वेश्चन बताना है, WTO जो है वो कब बना, WTO कब बना, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, ये आप चाहे गूगल करें, जहाँ से भी करें, इसका आंसर मुझे कमेंट में कर देना। मोर देन डैश डैश ऑफ द वर्ल्ड्स पोर लाइव इन इंडिया, तो पूरी दुनिया में मतलब जो है वर्ल्ड पोर्स इंडिया में कितने रहते हैं, तो 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स पोर लिव इन इंडिया, तो देखो कितनी गुर्बत है इंडिया में। What was the percentage of the population below the poverty line in India in 2011-2012? तो एज पर 2011-12 इंडिया की जो परसेंटेज है BPL पीपल्स की, तो वो कितनी है, तो इसका आंसर बनता है 22%। In 2011 and 12 which state had the highest poverty rate in India? तो इनमें से कौन सी रियासत है, स्टेट है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉवर्टी रेट थी, गुर्बत थी? उड़ीसा इसका राइट आंसर बनता है, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड असिस्टेंस टू एल्डरली पीपल आर गिवन अंडर, तो यहाँ पर ऐसा प्रोग्राम जिसमें असिस्टेंस एल्डरली पीपल है उनको मिलता है कुछ, उसको हम कहते हैं NSAP। तो NSAP की फुल फॉर्म भी आप कमेंट में ज़रूर लिखें। When was the Right to Education Act enacted? तो Right to Education Act कब इनेक्ट हुआ, 2009 में। Which of the following facilities is included in social infrastructure? तो इनमें से कौन सी जो है फैसिलिटी है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड की गई, वो है हाउसिंग। 69 Which of the following is a renewable resource? तो इनमें से renewable resource कौन सा है, वो है फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग है वो किसकी वजह से होती है, तो इसका जो राइट आंसर है डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 71 सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB सेटअप कब सेटअप हुआ, 1974 में। तो ये आपको ये जो आपका चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला, इससे ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 72 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इनमें से कौन सी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो है ड्राई डंग। एंड व्हेन वेयर इकोनॉमिक रिफॉर्म इनिशिएटेड इन चाइना, चाइना में कब यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, 1978 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ इंट्रोड्यूस द वन चाइल्ड नॉर्म, तो किस कंट्री ने यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस किया था वन चाइल्ड नॉर्म का, वो है चाइना। चाइना इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट मोस्ट इन GDP, तो सबसे ज़्यादा मतलब जो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर, उसके बाद कोई और यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करती है अपनी यहाँ पर GDP में, वो है ऑप्शन ए एंड डी। इंडिया और पाकिस्तान दोनों सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। तो सर्विस सेंटर में मतलब एक प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पर GDP तो हाई होती है मगर इसमें एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेशन है वो इंक्रीज़ नहीं होती। Which of the following country was faster in shifting its workforce from agriculture to the service sector, तो कौन सी जो कंट्री है वो फास्ट शिफ्ट हो रही है एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर की तरफ, तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में बहुत ही फास्ट जो है शिफ्ट हो रही है। हाउ मेनी पीपल डाइड इन devastating earthquake that took place in Pakistan in 2005, तो 2005 के earthquake में टोटल 75,000 जो है पाकिस्तान के यहाँ पर लोग डेथ हुई थी उनकी, 75,000 लोगों की। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मैंने सभी ऑप्शन लाने की कोशिश की ताकि आपको जब भी कोई क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आए कोई एक ऑप्शन आए बाकी इनमें ना हो तो आपको वही ऑप्शन टेक करना पड़ेगा। तो क्रॉप रोटेशन भी है, एनिमल भी, मैकेनिकल एग्रीकल्चर एंड नेचुरल फर्टिलाइजर कंट्रोल सभी इसमें आते हैं। इन 1951 नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ इन कंट्री, तो इंडिया में टोटल 1951 में कितनी यूनिवर्सिटीज़ थी, तो इसका राइट आंसर है 27 यूनिवर्सिटीज़। और जो मध्य प्रदेश है वो कब इस्टेब्लिश हुआ, तो वो है 1956 में MP जो है इस्टेब्लिश हुआ था। व्हेन प्राइस इंडेक्स इंक्रीजेज इट्स मीन्स, जब प्राइस इंडेक्स इंक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ करेंसी डिक्रीजेज, तो जो वैल्यू है करेंसी की वो डिक्रीज होती जाती है। एलिमेंट ऑफ कमर्शियल एनर्जी, तो कमर्शियल एनर्जी के जो एलिमेंट है वो कौन से हैं, कोल भी है, पेट्रोलियम भी है, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो ऑल। तो जो यहाँ पर ऑप्शन ऐसे बने तो मैंने ऑल लाने की कोशिश की ताकि जैसे भी आपको एग्जाम में कोई पूछे आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाए। एनर्जी फ्रॉम हॉट स्प्रिंग, तो एनर्जी फ्रॉम हॉट स्प्रिंग में कौन सा आता है, जियोथर्मल एनर्जी, तो हम उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं।
इन इंडिया सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टेड फर्स्ट, तो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की जो यहाँ पर सप्लाई है वो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई, दार्जिलिंग में यहाँ पर स्टार्ट हुई। तो आप यहाँ पर मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताएं दार्जिलिंग जो है वो किस स्टेट में है, क्योंकि आपको ऑप्शन ये भी पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी किस स्टेट में यहाँ पर फर्स्ट सप्लाई हुई। दार्जिलिंग में तो हुई, मगर ये किस स्टेट का पार्ट है। नेशनल लिटरेसी मिशन इज़ रिलेटेड टू, तो इनमें से कौन सा यहाँ पर ऑप्शन बनता है, नेशनल लिटरेसी मिशन किस से के रिलेटेड है, तो एडल्ट एजुकेशन इसका राइट आंसर है। 86 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन रूरल एंड अर्बन एरिया, रूरल और अर्बन एरिया में जो वर्कफोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या है, रूरल में 75 एंड अर्बन में 25। क्वेश्चन 87 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय, इनमें से सेल्फ एम्प्लॉय की जो करेक्ट डेफिनेशन है वो कौन सी है, तो ऑप्शन बी ओन एंड ऑपरेट देयर ओन एंटरप्राइजेज, तो यही इसका राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन 88 What was the average rate of growth of employment during 1950 to 2010, इसमें average growth rate क्या रही, average rate of growth of employment क्या रही 1950 to 2010 में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2%। Which of the following is an example of direct tax, तो इनमें से डायरेक्ट टैक्स कौन सा बनता है, वेल्थ टैक्स जो है वो ही डायरेक्ट टैक्स बनता है, तो आप बाकी जो ऑप्शन बचे वो उनको क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ बजट, इनमें से बजट का कंपोनेंट कौन सा है, तो फिजिकल बजट भी है एंड कैपिटल बजट भी है, तो दोनों यहाँ पर इसमें आ जाते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट आर देयर, तो रेवेन्यू रिसिप्ट टोटल कितनी होती हैं, वो होती हैं 2। द अमाउंट कलेक्टेड बाई गवर्नमेंट एज टैक्सेज एंड ड्यूटीज इज नोन एज, जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है टैक्स एंड ड्यूटीज तो हम उसको क्या कहते हैं, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। बोरोइंग इन द गवर्नमेंट बजट इज, तो हम इसको क्या कहेंगे, फिस्कल डिफिसिट। द नॉन टैक्स रेवेन्यू इन द फॉलोइंग इज, इनमें से नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सा है, डिविडेंड जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। प्राइमरी डिफिसिट इन अ गवर्नमेंट बजट विल बी जीरो विन, तो गवर्नमेंट बजट जो है उसमें जो प्राइमरी डिफिसिट जीरो कब बनता है, जब फिस्कल डिफिसिट जो है बराबर होता है इंटरेस्ट पेमेंट के, फिस्कल डिफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। 96 डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज इट इज़ कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम, तो डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट क्यों कहते हैं, तो इसके हमें बताना है आंसर। जो हम ये कलेक्ट किससे करते हैं, इट इज़ कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम इनकम अर्नर्स, तो इनकम अर्नर से जो हम डायरेक्ट लेते हैं तो भी हम इसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया, इंडिया में फाइनेंशियल ईयर क्या है, अप्रैल 1 to 31 मार्च, अप्रैल 1 to 31 मार्च हमें फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडिया कहते हैं। कंपोनेंट ऑफ बजट, इनमें से बजट का कंपोनेंट क्या है, बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर्स, दोनों यहाँ पर इसके राइट आंसर बनते हैं। 99 1 रुपी नोट जो है वो कौन इशू करता है इंडिया में, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो करती है इशू 1 रुपी नोट। क्वेश्चन नंबर 100 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फिजिकल पॉलिसी, इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो फिजिकल पॉलिसी में इंक्लूड की जाती है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन सभी लाए हैं मैंने, पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्स, पब्लिक डेट, तो इनमें सभी ऑप्शन बनते हैं ऑल ऑफ दीज। तो ये थे टॉप आपके 100 क्वेश्चन जो आपके सिलेबस के मुताबिक है इंटीग्रेटेड।